जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर भी रहे होंगे। तो जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि हम पिछली कक्षाओं के अंतर्गत जो राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उन तमाम फैक्टर्स के संदर्भ में जानकारी देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं राजस्थान का एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, या फिर हम हिंदी में इसे राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जानते हैं। तो पिछली क्लासेस के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या क्या पिछली क्लासों का मामला था और आज की इस क्लास का क्या मसला रहने वाला है, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं वो थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा। देखिए कारण क्या है कि जब तक अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना, तब तक मुझे इस बात का पूरा पता है कि इस पे मैं चाहता हूं कि एक टाइम अपना ऐसा आ जाए कि 1,000 लाइव चले। और मैंने आपको जैसा चूंकि वादा भी किया है कि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर अपने जिस दिन कंप्लीट हो गए उस दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपके संज्ञान वाले चैनल पे लगभग 12 से 14 घंटे रोजाना क्या चलेगी, क्लासेस चलेगी। अभी आपके हाथ में कितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप इस परिवार को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसे ही आप इस परिवार को बढ़ाने का काम करोगे जाहिर सी बात है कि आपके लिए मैं थोड़ी सी यूनिक चीजें भी लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो पिछले क्लासेस के अंतर्गत हमने राजस्थान का एकीकरण देखा था और हमने देखा था कि एकीकरण से पहले जो राजस्थान का भूभाग था इसे हम राजस्थान और राजपूताना के नाम से राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान था। और उसी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस भूभाग के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी किया। ठीक है, और इससे पहले राजपूताना ये जो क्षेत्र था ये मुख्य रूप से 3 भागों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कुछ प्रिंसली स्टेट का मतलब है जो देसी रियासतें थी। एक थे चीफशिप, है ना, चीफशिप का मतलब होता है ठिकाने थे, और एक था चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस थे, यानी कि जो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र है, और वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। भारत में ऐसे 4 चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस थे, उनमें राजस्थान में एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में 3 रियासतें थी और मतलब राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी और 3 आपके मुख्य रूप से ठिकाने थे। 3 ठिकानों में आपका नीमराणा है, कुशलगढ़ है, लावा है, ये 3 बड़े बड़े क्या थे, ठिकाने हुआ करते थे। तो ये हमने देखा था। जो आजादी से पहले हमारा ये जो क्षेत्र था ये दरअसल राजपूताना के नाम से जाना जाता था और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हम आजाद हो गए उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन चालू हो गया, जो 18 मार्च से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, फिर मैंने कहा कि देसी रियासतों की जो भूमि होती थी उस भूमि को हम या तो राजकीय भूमि के तौर पर जानते थे या फिर इसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, खालसा भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये जो देसी रियासतों की भूमि है, इस देसी रियासतों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हुआ करता था जिन्हें हम जागीर भूमि के तौर पर जानते हैं, या फिर हम जागीर का मतलब है एक से सामंतों को दी गई भूमि थी, तो जागीर भूमि या फिर हम इसे सामंत भूमि कहते थे। इसी जागीर भूमि या सामंत भूमि से जो अलग हुए, ठीक है, वो दरअसल हमें क्या कहलाए, ठिकाने कहलाए। बहुत बड़े बड़े जो ठिकाने थे जिनकी वे जो क्षेत्र थे वो दरअसल अपनी रियासतों के समतुल्य होने लग गए, तो वो बड़े ठिकाने कहलाए। ठीक है, और जो ठिकाने थे उनकी भूमि को हम क्या बोलते हैं, जागीर या सामंत भूमि के तौर पर जानते हैं। ये जब ठिकाने आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तब इन्होंने अपना क्या स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चालू कर दिया। और राजस्थान में ऐसे 3 ठिकाने थे जिन्होंने अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। नीमराणा है, लावा है, कुशलगढ़ है। ठीक है, ये 3 मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भारत में चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र है वो कितने हैं, दरअसल 4 है, जिसमें दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है। और जो ये अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र ये कहां पर, राजस्थान में। कुर्ग वाला कर्नाटक में वर्तमान में आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, कुर्ग है। और बलूचिस्तान कहां पर है, वर्तमान में आपके पाकिस्तान में देखने को मिलता भी है। ठीक है, जो भारत में ब्रिटिश शासन है, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन रहा है, तो एक तो हम कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, तो मुगलों की भारत में आगमन जो होता है वो 1526 से अपन मान लेते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत क्या हो जाती है, प्रारंभ होने लग जाती है। और 1707 में अंतिम जो एक प्रतापी मुगल सम्राट होता है जिसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो 1526 से लेकर के 1707 तक का ये जो पूरा टाइम पीरियड था हम इसे मुगल एम्पायर के तौर पर जानते हैं। ठीक है, जो दरअसल आपके मेडिवल हिस्ट्री में एक हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और एक हम पढ़ते हैं आपके मुगल एम्पायर, तो उस मुगल एम्पायर के संदर्भ में था। उसके बाद में मुगल साम्राज्य के पश्चात की बात करते हैं तो 1707 से लेकर के 1947 या फिर अब तक की यदि हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के तौर पर जानते हैं। अब इसके अंतर्गत
जो 1757 है उसमें प्लासी का युद्ध हुआ और उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या होगी, विजय होगी। और ऐसा माना जाता है कि यह प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की एक कूटनीतिक क्या थी, चाल थी। यहाँ पर जो इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था, इस युद्ध को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक अंग्रेज अधिकारी था और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली नामक एक व्यक्ति था। और लॉर्ड वेलेस्ली की एक प्रणाली बहुत ज्यादा फेमस रही है और इसकी जो सहायक संधि प्रणाली है, सहायक संधि प्रणाली है, वो बहुत ज्यादा फेमस रही है। तो कई बार सवाल पूछता है कि सहायक संधि प्रणाली के तौर पर किसे हम बेसिकली फेमस तौर पे जानते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली को जानते हैं। 1764 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस बक्सर के युद्ध का जो अंग्रेज अधिकारी नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो था। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ऐसा संभवतः कहीं भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि यह युद्ध अंग्रेजों की एक कूटनीतिक चाल थी, ये कोई वास्तविक तौर पर जीता गया युद्ध नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि या तो मान लिया कि हमारी क्या थी, ये कूटनीतिक चाल थी, लेकिन 1757 से 1764 में इसके बाद में यानी कि 5-7 सालों के अंतराल पर जो हमने फिर एक युद्ध लड़ा है, उस युद्ध में हमने दरअसल भारत के 3 बड़ी बड़ी शक्ति साम्राज्य उस समय के, मुगल थे, अवध थे, बंगाल के नवाब थे, उन तीनों को दरअसल क्या किया है, एक साथ में हराने का प्रयास किया है। एक साथ हराने का प्रयास का मतलब एक साथ हरा दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो प्रश्न चिन्ह यहां पर क्या हो जाता है, आपके समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इस 1764 के बाद में एक संधि की गई जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और यह इलाहाबाद की संधि 2 में होती है, एक अंग्रेजों और मुगलों के बीच में होती है और एक अंग्रेजों और अवध के बीच में होती है। अंग्रेजों और मुगलों के बीच में जैसे संधि होती है तो उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी और राजस्व अधिकार थे वो क्या हो गए, उन्हें प्राप्ति हो गई। ठीक है, और जो अंग्रेजों और अवध के साथ में होती है तो इस अवध को बनाया जाता है बफर स्टेट के तौर पर, क्या है, बनाया जाता है, बफर स्टेट बनाया जाता है। अब मैंने कहा बफर स्टेट होता क्या है, तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि 2 शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच में कम शक्तिशाली साम्राज्य का होना क्या कहलाता है, बफर स्टेट कहलाता है। जो 1765 की इलाहाबाद की संधि से अवध को बफर स्टेट बनाया जाता है, वो 1856 में आकर के एक गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और उन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दरअसल अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को हमने चूंकि पिछली क्लास में देखा था कि आधुनिक भारत के जनक या पिता के तौर पर भी जानते हैं। और जो लॉर्ड डलहौजी व्यक्ति थे, इनको भारत में भेजा गया था साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, है ना, कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उस ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे आप विस्तार कर पाओ, इसी विस्तार के लिए भेजा गया था। तो उन्होंने 2 प्रकार की नीतियों को अपनाया। पहला था युद्ध के आधार पर विलय। ठीक है, यानी कि आप वॉर के आधार पर मर्जेशन करते हो तो उस युद्ध के आधार पर 2 क्षेत्रों का मर्जेशन किया जाता है, एक है पंजाब है और दूसरा है बर्मा है। ठीक है, इन 2 का विलय किस आधार पर किया जाता है, युद्ध के आधार पर विलय किया जाता है। दूसरा विलय किया जाता है शांति के आधार पर, यानी कि पीसफुल एनवायरमेंट के तौर पर मर्जेशन किया जाता है। और उसमें एक अवध को भी इसमें मिलाया जाता है, 1856 में मिलाया जाता है। और अवध को कुशासन के आरोप के आधार पर यहां पर मिलाया जाता है। जबकि ऐसा बहुत सारे साम्राज्य थे, यहाँ पर देसी रियासतें बहुत सारी थी जिनकी स्वयं की कोई भी संतान नहीं थी, अर्थात उन साम्राज्यों को गोद लेने के अधिकार से वंचित किया गया, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी या गोद निषेध की नीति के नाम से भी जानते हैं, या उसे हम हड़प नीति के तौर पर भी जानते हैं। तो उस नीति के तहत संबलपुर है, जैतपुर है, झांसी है, बगाट है, उदयपुर है ना, ऐसे क्षेत्रों को दरअसल क्या किया है, मर्जेशन करने का काम किया है। और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत सारे काम किए जिसके आधार पर हम उसे आधुनिक भारत के जनक या पिता के तौर पर जानते भी है। ठीक है, तो ये भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके थे। ठीक है, तो यहां तक का मामला हमारी अंतिम क्लासेस में था। अब यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहां तक अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हो तो मुझे थोड़ा सा बताते हुए चलिएगा। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, उम्मीद है यहां तक चीजें आपको सारों को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा 1857 का भारत में जैसे ही विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है और उस एक्ट का नाम है 1858 का एक्ट। और इस 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत में
गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर, जो गवर्नर जनरल है उसका पद समाप्त कर वायसराय का नया पद सृजन किया जाता है। वायसरॉय का एक नया पद क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारत के पहले वायसरॉय कौन थे। भारत के पहले वायसरॉय कौन थे, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके वो बताओगे कि भारत के पहले वायसरॉय हमें कौन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि दरअसल था क्या कि जैसे ही 1857 का भारत 1857 का रिवॉल्ट होता है इंडिया में, रिवॉल्ट इन 1857, आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 न्यू एक्ट, जो नया एक्ट होता है वो पारित हो जाता है। न्यू एक्ट डिक्लेयर इन इंडियन, जो ब्रिटिश वाला जो प्रांत होता है ना, ब्रिटिश इंडियन जो प्रेसिडेंसीज वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें, और उस एक्ट को क्या कहते हैं 1815 के 58 के एक्ट के नाम से, 1858 के एक्ट के नाम से जानते हैं, 1858 के अधिनियम के माध्यम से जाना जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से दरअसल भारत में जो गवर्नर जनरल का पद बना आ रहा था, उस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत में एक वायसरॉय पद का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। भारत में एक नए वायसरॉय पद का क्या हो जाती है, सृजन या उसकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब देखिएगा ऐसे धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर भारतीयों के द्वारा, फिर आपको पता है कि 1800, अगर हम बात करते हैं 1885 में हमारे यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के बाद में एयू ह्यूम करके एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, उसके द्वारा भारत में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और उसके लगातार बाद में, कांग्रेस की स्थापना के बाद में भारतीयों के लिए शासन में दरअसल भागीदारी की बात चलती है कि यानी अब शासन में भारतीयों की क्या होगी, भागीदारी होगी। यानी अब यहां पर सत्ता को हासिल करने के लिए, भारतीयों को अधिकार देने के लिए एक मंच मिल जाता है और उस मंच को कहते हैं कांग्रेस का मंच है। बहुत सारे व्यक्ति उस मंच के साथ में जुड़ते भी है और यही कारण था कि फिर लगातार कुछ ब्रिटिश एक्ट पारित भी होते हैं। और उन एक्टों में 1909, 1919, 1935 ऐसे एक्टों के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, उन तमाम एक्टों के माध्यम से भी भारत में जो भारतीयों को दरअसल क्या किया गया है, अधिकारों को दिया, धीरे धीरे एक एक करके अधिकार दिए गए, एक साथ अधिकार नहीं दिए गए, बहुत सारे अधिकार धीरे धीरे हमें क्या हुए, मिले हैं। ठीक है, अब एक ऐसा ही एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में और पारित हो, मतलब पार्लियामेंट में पारित होता है। एक्ट कहने की बजाय मैं कह सकता हूं एक मिशन आता है भारत में, 1946 में आता है और उस मिशन को कहते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन, और ये कब आता है, 1946 में आता है। इस कैबिनेट मिशन के बाद में दरअसल भारत में कुछ भारतीयों के लिए अधिकार जो थे उन अधिकारों को दिया गया। यहां तक चीजें समझ में आ रही तो मुझे फटाफट थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, अब इस एक्ट के माध्यम से था क्या चीजें, इनमें दो चीजें थी। यह जो कैबिनेट मिशन था ये दो चीजों के बारे में बात कर रहा था। एक तो बात कर रहा था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। भारत में अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में क्या करता है, बात करता है कैबिनेट मिशन। और एक बात करता है कि भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा, यानी कि भारत में संविधान सभा की बात करता है। भारत में किसकी बात करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करता है, संविधान सभा की बात करता है। और यह संविधान सभा किसके द्वारा संचालित होगी, तब आंसर होगा भारतीयों के द्वारा क्या होगी, यह संविधान सभा संचालित होगी। ठीक है,
पता चल गया। यहां पर संविधान सभा में भारतीयों की भागीदारी की दरअसल क्या चलती है, बात चलती है, ठीक है। और यही कारण था कि नवंबर 1946 में दरअसल इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे यहाँ पर हम संविधान सभा के बारे में चर्चाएं करना प्रारंभ करते हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान सभाएं क्रमशः रूप से काम करना प्रारंभ करती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। फिर नवंबर 1946 में जो संविधान सभा के संदर्भ में जो जानकारी मिली, तो इस संविधान सभा द्वारा दिसंबर में बैठकें की गई और 3 बैठकें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। इन 3 लगातार बैठकों के बाद में भारत में संविधान बनने का जो सिलसिला था वो लगातार क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग हम कहते हैं 64 लाख रुपए लगा करके भारत में क्या बनता है, एक संविधान बनता है। और उस संविधान के जो मतलब अध्यक्ष के तौर पर जिसे चूज किया जाता है, जो संविधान के जो कह सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जिसे चूज किया जाता है, वो किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर हम चूज करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज किया जाता है, ठीक है। और प्रारूप समिति जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष के तौर पर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या करते हैं, चूज करते हैं। इन सभी विद्वानों के द्वारा भारत में दरअसल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जाता है जो विश्व का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पर होता है, जिसमें एक एक चीज के बारे में मेंशन किया गया। आज हम और आप जो खड़े हैं, हमें जो राइट्स मिले हैं वो दरअसल उसी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा दिए गए राइट्स के माध्यम से हमें दिए भी गए थे। यहां तक चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। यहां तक चीजें अगर आपको पता चल रही है तो थोड़ा मुझे फटाफट बताइएगा, फिर अपन बात करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा एक टाइम पीरियड की बात करता हूं, तो मैं उसको लेकर के बात करता हूं। यहां तक चीजें समझ में आई है तो बताइएगा, फटाफट बताओ तो मैं थोड़ा सा आगे बात करूं। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 1947 से लेकर के 1950 के बीच में जो भारत की यात्रा रही है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं भारत की यात्रा। कहां से, 1947 से लेकर के 1950 तक। यानी ये जो भारत है ये हमें कैसा देखने को मिला है 1947 से लेकर के 1950 तक। तो ये क्या रही है, भारत की एक पूरी की पूरी यात्रा रही है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं इस यात्रा के संदर्भ में कि 1947 से पहले, और कौन सी डेट है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये हम बात कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद भी होगा, ठीक। फिर हमारे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित होता है 18 जुलाई 1947 को एक एक्ट पारित होता है जिसे हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये एक्ट कब पारित होता है, तब आंसर क्या होगा, यह एक्ट एक्ट 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित होता है। और उस एक्ट का क्या नाम था, दरअसल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। इस एक्ट के माध्यम से ये बात लिखी गई कि भारत के आजादी की दिनांक क्या होगी, तो 15 अगस्त 1947 को भारत के आजादी की दिनांक होगी। और इस ब्रिटेन वाली जो उपनिवेश था इसे 2 डोमिनियन स्टेट में तोड़ा जाएगा। इसे 2 डोमिनियन स्टेट में तोड़ा जाएगा, और उसमें एक डोमिनियन तो था भारत और दूसरा डोमिनियन स्टेट था पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां तक चर्चा है। ये हम आगे भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि 2 डोमिनियन स्टेट में इसे क्या किया गया, तोड़ा गया। एक तो था भारत था, डोमिनियन स्टेट था, और दूसरा कौन सा था, दरअसल आपके पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेट था, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसी दौर में, तो इसी समय हमारा संविधान भी साथ साथ संविधान सभा भी हमारे यहां पर गठित हो चुकी है। और इस संविधान सभा का क्या काम है, भारत में संविधान का निर्माण करना।
भारत में संविधान का निर्माण करना। ठीक है, और इस संविधान का जो निर्माण है वो दरअसल कब प्रारंभ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दरअसल जो संविधान सभा की बैठक थी 13 दिसंबर वाली, जो बैठक थी 1947 की, यहां से लेकर के हम देखते हैं तो 26 नवंबर 1949 तक क्या हो गया, संविधान बनकर के तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर दरअसल क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, और इस संविधान के बनने में दरअसल जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और लगभग 18 दिन का क्या लगता है, समय लगता है, और लगभग 64 लाख रुपए क्या किए जाते हैं, इस पर खर्च किए जाते हैं। अब ये उस समय के 64 लाख है, आज के 64 लाख मत समझिएगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि कहीं बार आप लोग आज के 64 लाख समझ लो, है ना। ये उस समय के दरअसल क्या है, 64 लाख रुपए, और उस समय के 64 लाख का मतलब आप समझ लो आज के तो कहीं मतलब करोड़ों के बराबर है ये मामला। तो इतना मसला आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान बनकर के तैयार तो कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया। और इस 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे और उन आर्टिकल्स को यहां पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके बारे में है, तो सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के संदर्भ में हमें क्या देते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। और ऐसे सिटीजनशिप वाले एक्टों को भी क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 60 लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रपति की जो शपथ है, उस राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में हमें कुछ इंफॉर्मेशन, हमें कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और अनुच्छेद ऐसे ही हमें देखने को मिलता है जो यहाँ पर लागू किया गया था, वो 324 था। और यहाँ पर इस 324 के अंतर्गत आपको पता है कि दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस इलेक्शन CI के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कुछ आर्टिकल 366 है, 67 है, 369 है, 388 है ना। ऐसे कुछ अनुच्छेद और भी थे जिन्हें दरअसल लागू किया गया। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो ध्यान रखिएगा, संविधान आपके 26 नवंबर 1949 को ये संविधान के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू हो चुके थे, लेकिन जो संपूर्ण संविधान जो लागू किया गया, जो संपूर्ण संविधान जो लागू किया गया था, ये किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम कहते हैं कि हमारा संविधान कब लागू किया गया, संविधान के लागू होने की डेट क्या थी, तो हम उस डेट के बारे में जब भी जिक्र करते हैं तो हम 26 नवंबर का नाम नहीं लेते, क्योंकि इस समय संपूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान के कुछ एक ही ऐसे अनुच्छेद थे, है ना, कुछ आर्टिकल्स ही ऐसे थे जिन्हें दरअसल उस समय क्या किया गया था, लागू किया गया था। बल्कि संपूर्ण संविधान आपके 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली कि जिस समय हमने संविधान को लागू किया, इसके बाद में दरअसल जो हमारा राष्ट्र है वो दरअसल गणतंत्र बनता है। कैसा बनता है, गणतंत्र बनता है। ठीक है, तो अगर कोई हमें पूछे कि हम लोग गणतंत्र कब बने, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है गणतंत्र। अब गणतंत्र का दरअसल क्या मतलब है, यानी कि जब
शासन का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जब वो वंशानुगत न होकर के, दरअसल वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से चुन करके जब भी आता है, नॉमिनेटेड हो या चाहे इलेक्टेड रूप में हो, किसी भी माध्यम से चुन करके आता है, तब हम कहते हैं कि हम लोग कैसे हैं, गणतंत्र है। पहले क्या होता था कि उत्तराधिकार का शासन था, यानी राजा का बेटा ही क्या बनेगा, उस समय राजा बनेगा। अब आज ऐसा मामला नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि दरअसल राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर गणतंत्र। आपको दरअसल चुनावों में खड़े होने का राइट्स हैं, आप चुनावों में खड़े हो सकते हो। अब आप जीतते हो या चाहे अब आप हारते हो, वो मसला अलग है, बल्कि चुनाव में खड़े रहने का तो आपको जो अधिकार दिया गया वो हमें इसी माध्यम से मिलता भी है। ठीक है, तो इस समय भारत में दरअसल राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, शपथ लेने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या किया जाता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं। वो अलग बात है कि 1952 में फिर राजेंद्र प्रसाद जी पुनः भारत के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, बल्कि 1950 में जब वो 26 जनवरी 1915 को पहली बार, 1950 को पहली बार जब शपथ लेते हैं, तो दरअसल वह भारत के कैसे थे, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो यहां तक चीजें कंप्लीट है, समझ में आ गई हो तो मुझे फटाफट थोड़ा से बताते हुए चलिएगा। क्लियर है मामला? अब खेल चालू होता है, इसी के बीच में भारत की आजादी हो गई, सब कुछ मामला हो गया, लेकिन एक डेट, और वो डेट भारत में अब भी मसला बना हुआ था, जो हमने अंतिम क्लासों में भी एक बार बात की है कि जो हमारा 1947 का जो एक्ट है ना, स्वतंत्रता अधिनियम, इस एक्ट में यह कहा गया था कि हमारे यहां पर जितनी देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों के पास में भी कुछ अधिकार थे। ठीक है, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स के पास में भी कुछ राइट्स थे। पहला राइट्स तो यह था कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र रूप में, फ्रीडम रूप में अपने आप को स्टेबल कर सकती है। ठीक है, दूसरा, वो चाहे तो किसी भी डोमिनियन में, अब किसी भी डोमिनियन का मतलब है भारत है, या फिर एक डोमिनियन है पाकिस्तान है, इनमें से किसी भी डोमिनियन में क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है। और ऐसी उस समय भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी जिनका मर्जेशन हुआ है। अब ऐसा मेरे पास में कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं मिली अब तक मुझे, जहां इस बात का उल्लेख किया गया हो कि इन 565 देसी रियासतों में से कितनी देसी रियासतों का मर्जेशन भारत में किया गया और कितनी देशी रियासतों का मर्जेशन आपके दरअसल पाकिस्तान में हुआ। ऐसी कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। हाँ, अलग अलग जितने भी बुक हैं उनमें कुछ अलग अलग चीजें दे रखी है, इसलिए मैं यहां से थोड़ा सा मामला बचाना चाहूंगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई तो फटाफट मुझे थोड़ा सा कमेंट करके, थम्स अप करके बताइएगा, ताकि मैं चीजें और ध्यान रखूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो दरअसल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, हमारे यहां पर एक विभाग बनाया जाता है 5 जुलाई 1947 को, और उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। ठीक है, और इस रियासती विभाग का जो मुख्यालय था वो था न्यू दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल लिख लूं तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और इन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वीपी मेनन। इन वीपी मेनन को बनाया जाता है इनका चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, आज भी अगर आप सिविल में जाओगे तब आपको चीफ सेक्रेटरी का पद एक देखने को मिल जाएगा। तो वीपी मेनन को क्या बनाया जाता है, एक चीफ सेक्रेटरी के पद पर बनाया जाता है, क्योंकि यह वीपी मेनन इससे पहले भारत में जो अंतिम वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो वीपी मेनन है, यह लॉर्ड माउंटबेटन के भी, यह लॉर्ड माउंटबेटन के भी
क्या रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं, चीफ सचिव रह चुके हैं, है ना, सचिव रह चुके हैं। क्लियर है मामला। तो इनको वीपी मेनन को क्या बनाया जाता, सरदार पटेल का एक एसोसिएट के रूप में बनाया जाता है। और यही कारण था कि दरअसल जो सरदार पटेल और इनका जो भी मामला था, इनको दरअसल रियासती विभाग दिया गया। और इस रियासती विभाग का क्या काम था, साम दाम दंड भेद, जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसीज आप अपना सको, इन तमाम पॉलिसीज के माध्यम से हमें भारत में जितनी भी ये रियासतें हैं, इन रियासतों का, मैक्सिमम रियासतों का आप मर्जेशन भारत में करना चाहो तो भारत में कर सकते हो, और कुछ रियासतें चाहे तो अपने आप का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, तो उनमें भी मामला है। और वो चाहे रियासतें तो राजस्थान के साथ, मतलब इंडिया के साथ मर्जेशन करना चाहे तो इंडिया में मर्जेशन कर सकती है, ठीक है। और ऐसी राजस्थान को मिलाने वाली जो रियासतें थी वो थी कुल मिलाकर के 19 देशी रियासतें थी, जो राजस्थान मिलकर के हमारा बनता है, ठीक है। तो कल हम इन्हीं 19 देशी रियासतों से आगे का मामला चालू करेंगे कि इसके अंतर्गत हम ये भी समझेंगे कि वे कौन कौन सी मुख्य देशी रियासतें थी और उन रियासतों का क्या मामला था, जो राजस्थान के परिदृश्य में, राजस्थान के संदर्भ में हमें देखने को मिलता भी है, ठीक है। तो यहां तक चीजें एक लेवल पर ला करके मैं छोड़ रहा हूं। अब इसके बाद में सारी जानकारी आपके राजस्थान के उन देशी रियासतों से संबंधित रहेगी, उन रियासतों के जो जो प्रमुख रहेंगे उनके बारे में, ताकि कभी भी मैं बाद में बात करूं कि इसके अंतर्गत मान लो कि मैं कहता हूं हनुमंत सिंह, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर ब्रिज मोहन सिंह, अगर मैं कुछ भी कहता हूं तेज सिंह, है ना, ऐसा कुछ नाम लूं, तो अगर मान लो आपके मन में ये विचार ना आ जाए कि ये कहाँ का व्यक्ति था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी चीजें ऐसे समझते हुए हम आगे थोड़ा बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है ये वाला सेशंस आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। आज के इस सेशन के लिए और अब तक के सेशन के लिए आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।